हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वेब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि ईपीएफओ का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। उसकी डेट भी डिसाइड हो चुकी है, 30 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लगभग 2 क्लासें पूरी भी कर चुके हैं, जिसमें से एक एमसीक्यूज की क्लास भी रही थी। इंश्योरेंस पूरा कवर कर चुके हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी पूरा पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद में अब जो हमारा अगला सिलेबस है, या फिर हम सिलेबस में जो अगला पार्ट है, हम कह सकते हैं लेबर लॉ का। तो लेबर लॉ के बारे में भी हम आज के इस सेशन में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जितने भी पुराने एक्ट हैं, जितने भी नए एक्ट हैं, उन सभी को हम डिटेल से आज के इस लेक्चर के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमने जो अभी तक कवर कराया था आपको, वो कराया था इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक अलग पार्ट में आ जाता है, लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी के, तो इनसे लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर 2023 के एग्जाम में 2023 के एग्जाम में इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी से लगभग 21 से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। 21 से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ इसमें लेबर लॉ के क्वेश्चन भी थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी क्वेश्चन थे 5 से 7, और सोशल सिक्योरिटी के 5 से 7 क्वेश्चन थे। बचे हुए क्वेश्चन किससे थे? लेबर लॉ के। इंडस्ट्रियल रिलेशन के 4-5 क्वेश्चन थे, लेबर लॉ के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, और सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन कौन से एक्ट से पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सारी चीजों को हम डिटेल से समझने का प्रयास भी करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिन बातों पर ध्यान रखना होगा, वो बातें ये हैं कि लेबर लॉ से संबंधित जो हमारे पुराने एक्ट हैं, पुराने अधिनियम हैं, यानी श्रम कानूनों से संबंधित अधिनियम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में जो नए 4 अधिनियम या संहिताएं आई हैं, उनके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में आपको एक चीज पर और ध्यान रखना होगा। एक चीज पर क्या ध्यान रखना होगा कि कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनको हम औद्योगिक संबंध में भी पढ़कर आए हैं, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। और कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनको हमें सोशल सिक्योरिटी में पढ़ना होगा, यानी सामाजिक सुरक्षा में पढ़ना होगा, जैसे मैटरनिटी मैटरनिटी एक्ट हो गया। तो ये सब हमको किस में पढ़ने होंगे? सामाजिक सुरक्षा में पढ़ने होंगे। तो लेबर लॉ में हम उन अधिनियमों के बारे में चर्चा करेंगे जो अधिनियम श्रमिक कल्याण से संबंधित हैं, यानी श्रमिकों के हित के लिए जो अधिनियम संबंधित हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। चर्चा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए सूचना है कि आपकी जो ये क्लास है, एक मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें हम जब तक आपकी क्लास लेंगे, जब तक आपका ये लेबर लॉ कंप्लीट नहीं हो जाता है, वो कितना भी समय हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद में आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि अगर आप हिंदी माध्यम में यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में के माध्यम से आप एग्जाम वेब ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और एग्जाम वेब ऐप से आप यूपीएससी ईपीएफओ का हिंदी माध्यम का कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 449 में ये कोर्स रहने वाला है। यदि आप एक कूपन कोड यूज करेंगे, फेस्ट 100, फेस्ट 100 कूपन कोड यूज करेंगे, तो आपको ये कोर्स 349 रुपए में मिल जाएगा। मतलब 100 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है केवल इस कूपन कोड से। तो आप इस कूपन कोड को जल्दी से यूज करके कोर्स को परचेज कर लीजिए, और अपनी क्लास, अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर तरीके से बनाइए। इसमें आपकी सभी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, कंप्लीट सिलेबस भी करा दिया गया है, टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट सिलेबस करा दिया गया, पीडीएफ अपलोड कर दी गई। जो एक दो सब्जेक्ट रह गए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा करा दिया जाएगा। साथ ही साथ में मॉक टेस्ट भी दे दिए गए हैं, और क्विजेस भी बहुत सारे दे दिए गए हैं। हर सब्जेक्ट के लगभग 200 प्लस एमसीक्यूज दिए गए हैं, एमसीक्यूज फॉर्मेट में दिए गए हैं। तो आप लोग इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीडीएफ निकाल सकते हैं, पीडीएफ निकाल कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब बात करते हैं श्रम कानून। देखिए, श्रम कानून की आवश्यकता ही क्यों पड़ी थी? इंडस्ट्रियल रिलेशन, सबसे पहले तो हम इसके एक बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन की, इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने आपको बताया था थ्योरी वाला पार्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो था वो कैसा था? थ्योरी वाला पार्ट था। अगर हम बात करते हैं लेबर लॉ की, तो लेबर लॉ जो है वो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? प्रैक्टिकल पार्ट होता है। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन में जितने भी आपको रूल्स के बारे में समझाया गया था, जितने भी आपको रेगुलेशन के बारे में बताया गया था, नियम के बारे में बताया गया था, या फिर अधिनियम के बारे में बताया गया था, तो इन
नियम और अधिनियमों का जो प्रैक्टिकल रूप है वो लेबर लॉ में देखने को मिलता है। लेबर लॉ के अंतर्गत जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, ये सभी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और बहुत से एक्ट होते हैं जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम हो गया, श्रम संघ अधिनियम हो गया, तो ये सब आपको लेबर लॉ के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बाकी हमने ट्रेड यूनियन के बारे में, श्रम संघ के बारे में, कर्मकार यानी कर्मचारियों के बारे में, लेबर और एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय और कर्मचारी या फिर हम कह सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा भी कर ली थी पहले से ही। तो ये हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन में समझा था। अब हम लेबर लॉ में इनसे संबंधित जितने भी नियम कानून या फिर संबंधित जो भी इसके उद्देश्य हो सकते हैं, इसके जो भी हमारे पर्पज हो सकते हैं, क्या क्या पर्पज है इन नियमों और कानूनों का, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सभी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे इसके अंतर्गत। तो देखिए, श्रम कानून के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कानून की मौलिक अवधारणाएं, ऐतिहासिक विकास और प्रमुख सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अधिनियमों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है इस पीडीएफ के अंतर्गत। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं इस पीडीएफ को। इसके साथ ही साथ में आप इसका रिवीजन भी एक बार दोबारा कर सकते हैं चैनल पर आकर वीडियो को देखकर। तो इसमें हम देखिए कौन कौन से प्रमुख अधिनियम जो हम पढ़ने वाले हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, श्रम संघ अधिनियम 1926, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। हालांकि हम इसके बारे में इंश्योरेंस वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ चुके हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के बारे में। बोनस भुगतान अधिनियम शामिल है। तो ये सभी चीजें और जो भी हमारी नई संहिताएं हैं जो 2019 और 20 में आई थी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी संहिताएं हैं। श्रम संहिताओं पर आधारित जो मजदूरी संहिता थी 2019, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता। इसको हम सामाजिक सुरक्षा वाले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे, यहाँ पर भी पढ़ेंगे लेकिन सामाजिक सुरक्षा में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। औद्योगिक संबंध संहिता के बारे में तो हम पहले से ही इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट कर चुके हैं। व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 के बारे में भी हम इसी लेक्चर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज के इस लेक्चर के दौरान में हमें जितने भी ये अधिनियम दिख रहे हैं, इन अधिनियमों के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करनी है। कौन से अधिनियम में क्या क्या इसके प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या बातें कही गई, कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, इनको हमने डिटेल से अपने पेड लेक्चर्स में बताया है। आप लोग पेड लेक्चर भी परचेज कर सकते हैं, मात्र 349 रुपए का लेक्चर है। 349 रुपए में आप लोग कंप्लीट सिलेबस पूरा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं श्रम कानून का परिचय, परिभाषा और ऐतिहासिक विकास। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर श्रम कानून की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी श्रम कानून की। श्रम अधिनियम जितने भी थे इनकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या आखिर ऐसी स्थिति आ गई थी कि श्रम कानून बनाने की सरकार को संविधान में इन सभी चीजों को, श्रम कानूनों के बारे में बताया गया है, समानता के बारे में बताया गया है, न्याय के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ में श्रमिकों के कल्याण के बारे में, वेलफेयर के बारे में भी चर्चा की गई है। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले लेक्चर में हमने आपको डिटेल से बताया था कि जब कभी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में जब विवाद की स्थिति आती है, तो उस विवाद की स्थिति जब बड़ा रूप धारण कर लेती है, जब मतभेद होता है, जब बड़ा रूप धारण कर लेता है, तो उसे विवाद कह देते हैं। अब इसी जगह पर जब वो विवाद एक बड़ा रूप धारण कर लेता है, तब उसे हम औद्योगिक विवाद कहते हैं, जब श्रमिक और नियोक्ता के बीच में ऐसी स्थिति आती है। अब श्रमिक और नियोक्ता को कैसे नियंत्रण किया जा सके, उनको कैसे नियंत्रित में रखा जा सके, नियंत्रण में कैसे रखा जा सके, उन सभी चीजों के लिए श्रम कानून की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि नियोक्ता भी अपनी मनमानी तरीके से अपने फैसले ना ले सके और श्रमिक भी अपने मनमाने तरीके से फैसले ना ले सके। इस वजह से श्रम कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमें पढ़ना क्या है, श्रम कानून की परिभाषा क्या है, जिसको हम हालांकि पहले से ही इसके बारे में बता चुके हैं। तो श्रम कानून ऐसे कानून या समूह हैं जो मजदूरों, कर्मचारियों, मालिकों और ट्रेड यूनियन को क्या करते हैं, सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनको नियंत्रित करते हैं। मतलब उन पर नियंत्रण रखा जाता है, चाहे वो श्रमिक हो या फिर ट्रेड यूनियन हो या फिर नियोक्ता हो या फिर कोई भी हो, कर्मचारी हो या मालिक हो, कोई भी हो, इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए श्रम कानूनों की आवश्यकता पड़ती है।
इनके अधिकारों की रक्षा करने, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, श्रम कानूनों को पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि श्रमिकों के अधिकार के साथ साथ नियोक्ता के अधिकारों की भी रक्षा की जा सके। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि किसी केवल श्रमिकों के अधिकार की रक्षा की जा सके, कई स्थिति ऐसी भी तो आ सकती है कि नियोक्ता के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। जैसे मान लो मनमाने तरीके से अगर श्रमिक हड़ताल कर दें तो इसमें क्या है, नियोक्ता का नुकसान होगा, और जब नियोक्ता का नुकसान होगा तो उसके उसके जो अधिकार है उनका हनन होगा, अधिकारों का हनन होगा। तो इस प्रकार से श्रम कानून के माध्यम से ये सारी चीजें बताई गई हैं कि चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो नियोक्ता हो, या ट्रेड यूनियन हो, या सरकार हो, या कर्मचारी हो, कोई भी हो, उनके अधिकारों की सुरक्षा श्रम कानूनों के तहत की गई है। अब वो कौन कौन से कानून है जिनमें अधिकारों की सुरक्षा की गई है, उनको हम कानून के माध्यम से एक एक करके डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात होती है परिभाषा की, अगर हम बात करें श्रम कानून की, तो श्रम कानून वह नियम है जिसे किसी व्यक्ति को श्रमिक के रूप में पहचानता है और उसके अधिकारों व उसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने और उसके शोषण को रोकने के लिए एक सुरक्षा ढाल के रूप में कार्य करता है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, श्रम कानून के अंतर्गत चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, या कोई भी नियोक्ता है, इन पर हो रहे जो शोषण, वैसे नियोक्ता के ऊपर तो कम ही शोषण होगा, ज्यादातर तो देखा जाता है कि जितने भी श्रमिक होते हैं उन पर ही शोषण होता है। और आजादी से पहले जब हमने इंडस्ट्री यानी उद्योगों का विकास पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि आजादी से पहले भी कई प्रकार की फैक्ट्रियां स्थापित कर दी गई थी, और जब उन फैक्ट्रियों में लोग कार्य कर रहे थे तो उनका बुरी तरीके से शोषण भी किया जाता था। तो उसी शोषण को रोकने के लिए बहुत से नियम और कानून आए थे, जिसमें आजादी से पहले आपको ट्रेड यूनियन एक्ट भी पढ़ने को मिलेगा। ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में भी, जो आजादी से पहले ही बन चुका था, ट्रेड यूनियन एक्ट बन चुका था, तो वो भी पढ़ने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ में आपको ये जो मैंने आपको एक एक्ट बताया था, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, तो ये भी आजादी से पहले का ही है। मजदूरी भुगतान अधिनियम, ये आजादी से पहले का है। तो ये अधिनियम जो है, जो आजादी से पहले हैं, तो आजादी से पहले भी कई अधिनियम आ चुके थे, लेकिन बाद में संशोधन करके इनमें कई प्रकार के सुधार किए गए, परिभाषाएं चेंज की गई, प्रावधान बदले गए हैं, प्रावधान ऐड किए गए हैं, तो ऐसे कई प्रकार के सुधार भी किए गए। तो इनके संशोधनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम एक्ट पर पहुंचेंगे। अभी फिलहाल में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं श्रम कानून की परिभाषा क्या है। श्रम कानून वो नियम है जो किसी व्यक्ति को श्रमिक के रूप में पहचानता है। मतलब कोई व्यक्ति है, अगर वो श्रमिक है तो उसके रूप में वो पहचानेगा कि ये व्यक्ति जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो कैसा है, वो श्रमिक है, किसी भी उद्योग में लगा हुआ कार्य कर रहा है, तो वो कैसा है, वो श्रमिक है। इसके बाद में और क्या करता है, उनके अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। श्रमिकों के क्या अधिकार होने चाहिए, नियोक्ताओं के क्या अधिकार होने चाहिए, उनके अधिकारों को और उनकी ड्यूटीज को या कर्तव्यों को निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है कि किस प्रकार से यदि एक श्रमिक ने कार्य किया है तो नियोक्ता का अधिकार और कर्तव्य बनता है कि उस श्रमिक को उतनी सैलरी देनी चाहिए जितना उसने कार्य कराया है। हालांकि जो सैलरी, जितनी भी इनसे संबंधित चीजें हैं वो हम कानून के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए ये क्या करता है, श्रमिक समस्याओं का समाधान करने और उनके शोषण को रोकने के लिए एक सुरक्षा ढाल के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, सुरक्षा ढाल के रूप में कार्य करता है। विषय क्या है, के एन वैद की पुस्तक है स्टेट एंड लेबर इन इंडिया। इसके अनुसार श्रम कानून के मुख्य विषयों में मजदूरी और वेतन, काम की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक संघ और श्रमिक संघ को हम ट्रेड यूनियन भी कहते हैं, और रोजगार और बेरोजगारी शामिल है। इनमें कौन कौन से विषय शामिल हो जाते हैं, श्रम कानून में कौन कौन से विषय हैं, के एन वैद की पुस्तक के अनुसार, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, स्टेट एंड लेबर इन इंडिया। इनके अनुसार इन्होंने श्रम कानून के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल किए गए, मजदूरी और वेतन शामिल किया है, काम की स्थिति को शामिल किया है, सामाजिक सुरक्षा को यानी सोशल सिक्योरिटी को, ट्रेड यूनियन को, रोजगार और बेरोजगारी को शामिल किया है। श्रम कानून का ऐतिहासिक विकास, देखिए श्रम कानून का किस प्रकार से विकास हुआ, कैसे कैसे श्रमिकों के लिए कानून बनना स्टार्ट हुए, कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, उन सभी चीजों को हम समझने का एक बार प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रारंभिक विकास। प्रारंभिक विकास क्या है, शुरुआत में मजदूरों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। मतलब मजदूरों की स्थिति इतनी ज्यादा ठीक ना होने की वजह से श्रम कानूनों की नींव पड़ी है। श्रम कानूनों की नींव कैसे देखने को मिलती है, जब
आजादी से पहले बहुत से ऐसे फैक्ट्रियां थी जहां पर मजदूर कार्य करते थे, और उन फैक्ट्रियों में जो मजदूर कार्य करते थे उनका बुरी तरीके से शोषण किया जाता था। उनको अधिक से अधिक मतलब अधिक समय के लिए कार्य कराया जाता था, और कार्य के बदले उनको सैलरी भी कम मिलती थी, सैलरी मतलब अधिक नहीं मिलती थी। ओवर टाइम कराया जा रहा है फिर भी उसकी सैलरी नहीं दी जाती थी। तो इस वजह से, या फिर अगर कोई भी कार्य के दौरान, उद्योग के दौरान अगर कोई श्रमिक को हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, तो उसकी भी भरपाई नहीं की जाती थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए श्रमिक कानून का विकास धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। तो जिसमें हम सबसे पहला चरण देखते हैं जिसको हम जानते हैं प्रारंभिक चरण के नाम से। प्रारंभिक चरण में क्या है, शुरुआत में मजदूरों की स्थिति दयनीय थी और वे अपनी जरूरतों के लिए मालिकों पर निर्भर थे। मतलब उनकी स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय थी कि अगर उनको कोई भी जरूरत आ रही है तो वो जरूरतों के लिए मालिकों पर निर्भर थे। मालिक ही उनकी जरूरतों को पूरा करता था। अगर मालिक उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है तो वो अपनी जरूरतों को खुद से पूरा नहीं कर पाते थे। मतलब अधिक अगर स्वास्थ्य की बात कर लें या फिर सामाजिक रहन सहन की बात कर लें, तो इन सभी चीजों के लिए वो जो मजदूर थे वो अपने मालिकों पर निर्भर थे। और मालिक जो थे वो क्या करते थे, वो उस दयनीय स्थिति का फायदा उठाते थे, उनसे अधिक कार्य कराते थे, और इस चक्कर में क्या होता था, इस चक्कर में उनके साथ में शोषण किया जाता था। उनके साथ में क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था, और उनका शारीरिक और मानसिक और नैतिक तरीके से शोषण किया जाता था। उनको बंधुआ मजदूरी भी करवाते थे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। बंधुआ मजदूरी हो गया, तो प्रारंभिक चरण में तो ये होता था। इसके बाद में अगर हम औद्योगिक क्रांति की बात करें, जब औद्योगिक क्रांति आ गई थी तो इसमें 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती है। 19वीं सदी में जिस प्रकार से औद्योगिक क्रांति आई, प्रत्येक राष्ट्र नए नए उद्योग की ओर कदम रखने लगा, मतलब नए नए उद्योगों के बारे में सोचने लगा कि ये उद्योग भी करना चाहिए। तो जिस प्रकार से उद्योग में क्रांति आई, उद्योग बढ़े। अब उद्योग अगर बढ़े हैं तो उनके लिए मजदूरों की भी संख्या बढ़े होनी चाहिए। तो मजदूर भी, सभी लोग उसमें क्या है, मजदूरी करने लगे उन उद्योगों में। तो जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या होता है, मजदूरों की संख्या बढ़ती है तो उनके अधिकार की मांगे भी तेज हो जाती हैं। जब, अभी आप एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आपकी कोई डिमांड है, आप अकेले उस चीज की डिमांड कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति डिमांड कर रहा है, तो वो डिमांड जल्दी से नहीं सुनी जाएगी। और यही अगर आप नंबर ऑफ पीपल ले लें, जैसे मान लो 100 व्यक्ति एक चीज की, पर्टिकुलर चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो ये डिमांड मान ली जाती है, ये डिमांड सुन ली जाती है। जैसे कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में कोई एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर क्लासरूम के बाहर किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बच्चा अगर कह रहा है कोई, तो क्लासरूम के बाहर जस्ट पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अगर क्लासरूम में जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, 100 के 100 ये बात कह रहे हैं कि बाहर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इस स्थिति में वहां के जो भी प्रमुख होगा उसको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मतलब जैसे जैसे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से पहले उद्योग कम थे, और जब उद्योग कम थे तो मजदूरों की संख्या भी कम थी, और जब मजदूरों की संख्या कम थी तो उनकी सुनी कम जाती थी। अब क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार से उद्योगों में वृद्धि हुई, उद्योगों की संख्या बढ़ी, उसी प्रकार से मजदूरों की संख्या बढ़ना स्टार्ट हो गई। और जब मजदूरों की संख्या बढ़ना स्टार्ट हो गई तो जितने भी मजदूर थे वो अपने अधिकारों की मांग करने लगे, उनके जितने भी राइट्स थे उनकी मांग करने लगे, अपने अधिकारों के बाद में, अधिकारों के बारे में मांग रखने लगे। मतलब उनकी जो मांगे वो और ज्यादा तेज हो गई। मजदूरों ने अपने अधिकारों की सामूहिक मांग के लिए एक श्रमिक संगठनों और यूनियनों का निर्माण भी किया। मजदूरों ने, अब ऐसे तो उनकी मांग सुनी नहीं जाएगी, एक एक करके कोई बोलेगा तो नियोक्ता भी कहेगा, किसकी किसकी सुनेगा, नियोक्ता भी नहीं सुन पाएगा। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेड यूनियन का निर्माण किया। मतलब एक समूह के बारे में बात की गई, समूह के बारे में बताया गया कि समूह का निर्माण किया गया ट्रेड यूनियन का। तो उसी के चलते हुए एक एक्ट भी आता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। 1926 में एक एक्ट आता है जिसे हम ट्रेड यूनियन एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आजादी से पहले का है, और हम कह सकते हैं ये औद्योगिक विकास का ही नतीजा है, जिससे हमें ट्रेड यूनियन एक्ट देखने को मिलता है। औद्योगिक विकास का नतीजा, औद्योगिक क्रांति के बाद में जो उद्योगों का विकास हुआ, उस विकास के ही नतीजे से हमें क्या मिलता है, ट्रेड यूनियन एक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद में
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए क्या विकास किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्साय की संधि के तहत 1919 में आईएलओ की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? आईएलओ की स्थापना होती है, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 1919 में वर्साय की संधि के तहत आईएलओ की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? जिनेवा। जिनेवा कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और इसके पहले महानिदेशक कौन थे? अल्बर्ट थॉमस थे। आईएलओ का मुख्य कार्य क्या है? विश्व भर में जितने भी श्रमिक हैं उनकी स्थितियों में सुधार लाना और उनसे जुड़े हुए नियमों को बनाना। मतलब जितने भी श्रमिक हैं विश्व भर में उनकी स्थिति में कैसे कैसे सुधार लाया जा सकता है, उनमें उनको कैसे कैसे उनसे जुड़े हुए नियमों को बनाया जा सकता है, वो सभी काम कौन देखता था? आईएलओ देखता था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखता था। इसके बाद में एक कमीशन आता है 1929 में, विटले कमीशन। विटले कमीशन क्या करता है? ब्रिटेन में विटले कमीशन ने औद्योगिक परिषदों की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? औद्योगिक परिषदों की, यानी इंडस्ट्रियल काउंसिल की स्थापना की थी। यहां पर ये चीज आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर विटले कमीशन के द्वारा क्या किया जाता है? इंडस्ट्रियल काउंसिल की स्थापना की जाती है। इंडस्ट्रियल काउंसिल, इंडस्ट्रियल काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? विटले कमीशन के द्वारा की जाती है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन कब होता है? 29 अक्टूबर 1919 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन होता है। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इसके 6 प्रमुख विषयों पर चर्चा होती है। इस सम्मेलन में कितने प्रमुख विषयों पर चर्चा होती है? 6 प्रमुख विषयों पर चर्चा होती है, जिसमें पहला विषय कौन सा था? पहला विषय था उद्योग में कार्य अवधि के घंटे। मतलब अगर कोई उद्योग है तो उस उद्योग में कार्य अवधि के लिए, मतलब कोई भी मजदूर है वो उस उद्योग में कितने घंटे तक कार्य कर सकता है, उसके कार्य करने की अवधि क्या होनी चाहिए। तो इस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा की गई थी, क्योंकि औद्योगिक विकास से पहले, औद्योगिक क्रांति आने से पहले जितनी भी उद्योग थे वो सभी मजदूरों को अधिक समय के लिए कार्य पर लगाते थे और जो सैलरी है वो कम देते थे। मतलब उनसे एक्स्ट्रा में ओवर टाइम कराया जाता था और ओवर टाइम के रुपए भी नहीं मिलते थे। तो श्रमिक सम्मेलन में सबसे पहले तो चर्चा इसी मुद्दे पर की गई थी, उद्योग में कार्य अवधि के घंटे कितने होने चाहिए, कितना अधिकतम कार्य कराया जा सकता है एक सप्ताह में, या एक दिन में कितना अधिकतम कार्य कराया जा सकता है, छुट्टियां कितनी मिल सकती हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में चर्चा की गई थी। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा विषय क्या था? बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर क्यों इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसको कम करने के उपाय के लिए इस विषय पर चर्चा की गई थी अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जहां पर यह चर्चा की गई थी। मातृत्व सुरक्षा को लेकर, यानी मैटरनिटी सिक्योरिटी को लेकर इस पर चर्चा की गई थी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती हो रही है, तो उनको क्या है, उनको किस प्रकार से छुट्टी प्रदान की जा सकती है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी हेल्थ के लिए सारी सुविधाएं की जानी चाहिए। तो इस विषय पर भी चर्चा की गई थी अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन होता कब है? 29 अक्टूबर 1919 को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन होता है। महिलाओं के लिए रात्रि कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब महिलाओं को रात में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उनको नाइट ड्यूटी ना दी जाए, ऐसा प्रतिबंध लगाया गया था। न्यूनतम मजदूरी दर, न्यूनतम मजदूरी दर कर लीजिए। न्यूनतम मजदूरी दर कि मतलब अगर कोई भी कर्मचारी है, अगर काम कर रहा है तो उसको कितनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो इस विषय पर भी चर्चा की गई थी, न्यूनतम मजदूरी दर पर चर्चा की गई थी। युवाओं के उद्योग में रात्रि कार्य संबंधी, युवाओं के उद्योग में जो भी युवा हैं उनके रात्रि कार्य संबंधी जितनी भी चर्चाएं हैं वो सारी चीजें की गई थी, इस विषय पर भी चर्चा की गई थी। इसके बाद में भारत में श्रम कानून का विकास। भारत में श्रम कानून का विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है? ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश, क्योंकि हमारा जो भारत है वो ब्रिटिश शासन के अधीन ही था, ब्रिटिश के अधीन था, ब्रिटिश शासन की कॉलोनी थी। तो इस वजह से क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिएगा क्या होता है। ब्रिटिश शासन, क्योंकि ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी बना के रखा था 1947 तक, भारत को अपनी कॉलोनी, अपना उपनिवेश बना के रखा था।
तो इस प्रकार से भारत में जो श्रम कानून का विकास होता है वो ब्रिटिश शासन के दौरान ही देखने को मिलता है। भारत में श्रम कानून ब्रिटिश उपनिवेशवाद का परिणाम था। ब्रिटिश ने अपना उपनिवेश बना के रखा था जो भारत को, उसी का ही परिणाम माना जाता है श्रम कानून, क्योंकि उन्होंने मजदूरों पर इतना ज्यादा शोषण कर रखा था, इतना ज्यादा शोषण किया था उनका, तो उस चक्कर में क्या होता है, भारत में श्रम कानून की नींव रखी जाती है। और इसी के तहत सबसे पहला एक अधिनियम आता है 1881 में, कारखाना अधिनियम, जिसे हम फैक्ट्री एक्ट के नाम से जानते हैं। तो पहला अधिनियम कौन सा आता है, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आता है। लॉर्ड रिपन के समय में इसे अपनाया गया था। अधिनियम अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में सहायता देता है, उद्देश्य से लाया गया था। किस लिए लाया गया था, अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण के लिए और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कारखाना अधिनियम लाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से श्रमिकों की सुरक्षा की जा सके, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके, और जो कम आयु या छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको कार्य करने से कैसे रोका जा सके, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, ना कि उनको कार्य करने का या मजदूरी करने का अधिकार है। उनको राइट टू एजुकेशन है। आज के समय में तो आपने देखा होगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे क्या है, उनको राइट टू एजुकेशन है। इसके बाद में इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इनको काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कार्य अवधि को 9 घंटे निर्धारित कर दिया गया था। मतलब जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं इनको 9 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कराया जा सकता है, ये निर्धारित कर दिया गया था। हालांकि बाद में भी इसमें कई प्रकार के संशोधन हुए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के बाद देखिए, स्वतंत्रता के बाद में एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है जिसके बारे में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ये एक महत्वपूर्ण कानून था जो स्वतंत्रता के बाद पारित किया गया था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में श्रम संबंधी अनेक प्रावधान लाए गए थे कि किस प्रकार से श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण को रोका जा सके। इन सभी चीजों से संबंधित विशेष प्रकार के प्रावधान लाए गए थे, चाहे वो प्रस्तावना हो। प्रस्तावना में देखिए जैसे सामाजिक न्याय की बात की गई है, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार में समानता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, साथ ही साथ में एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात की गई है कि किन बच्चों को काम, उनके मतलब नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात की गई है। और अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो आपने देखा होगा कि इसमें मैटरनिटी लीव के बारे में बात की गई है, और प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई, किस प्रकार से प्रबंधन में, मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए और वो अपने निर्णय जान सके कि उनके लिए क्या क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, तो उन निर्णयों को जान सके। तो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। श्रम कानून के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, आर के दास हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है, प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। 1937 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसने 4 आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया है। यानी श्रम कानून के अगर सिद्धांत की बात करें तो इसके 4 आधारभूत सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत कौन सा है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, चाहे जो भी व्यक्ति हो, अमीर हो या गरीब हो या पिछड़ा हुआ हो, यहाँ पर जो सामाजिक न्याय अगर श्रम कानून के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसमें सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या पिछड़ी जाति का हो या सामान्य जाति का हो या फिर अनुसूचित जाति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, कैसा भी उसका रंग हो, कैसा भी मतलब उसका किसी प्रकार से वो वर्गीकृत किया जा सके। तो उन सभी वर्गीकरण के दौरान में सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि सभी को बराबरी का हक है। उनको कोई भी वर्गीकृत कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या है, जो उद्योग में सभी को बराबरी का हक है, सभी को समान न्याय की आवश्यकता है, सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की आवश्यकता है। सभी को बराबरी का हक है, इंसाफ मिलना है। इसके तहत जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसके बाद में बात करते हैं समाज कल्याण की। सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के जीवन स्तर में भी सुधार लाना चाहिए। कई प्रकार के ऐसे कानून हैं जो देखने को मिलते हैं, और जो कि इंश्योरेंस के अंतर्गत मैंने आपको बताया भी है कि बहुत से ऐसे श्रम कानून हैं जो बीमा से संबंधित हैं, और बीमा से संबंधित होने की वजह से अगर श्रमिकों के कुछ दुर्घटना या फिर जो औद्योगिक स्थल है उस औद्योगिक स्थल में कुछ दुर्घटना होती है या कोई क्षतिपूर्ति होती है, क्षति होती है, या फिर कोई ऐसी स्थिति आती है कि वो अपाहिज हो जा रहा है, उसकी
मृत्यु हो जा रही है तो बीमा के माध्यम से क्या किया जाता है, तो उनमें कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाता है, कंपेंसेशन दिया जाता है। तो उसी के तहत में इसमें रखा गया कि समाज कल्याण। ये श्रमिक कानून क्या कहता है कि केवल श्रमिकों का ही विकास होना जरूरी नहीं है, श्रमिकों के साथ साथ श्रमिकों के लिए जितने भी आश्रित लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनका भी विकास बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिससे कि वो समाज में एक अपनी पहचान बना सकें, समाज में एक ऊंचे पद पर रह सकें, तो उनके लिए पहचान बनाई जा सके, परिवार के जीवन स्तर में भी सुधार लाया जा सके, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा, काम के घंटे तय करना और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं लाई गई थी इसके तहत। इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, अकाउंटिंग का भी हो चुका है, ऑडिटिंग का भी हो चुका है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स है इसको परचेज कर लीजिए। एक कूपन कोड यूज करिएगा FEST100। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसका डिस्काउंट मिल जाएगा? 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। दिवाली ऑफर है, बहुत जल्दी ये एंड होने वाला है, तो आप इसको यूज करके जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप पर आपको ये कोर्स मिलने वाला है। कहां पर मिलने वाला है? एग्जाम वेब ऐप पर मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम वेब ऐप की लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड करके ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। यूपीएससी ईपीएफओ का हिंदी माध्यम का ये कोर्स है, बिल्कुल हिंदी में आसान भाषा में आपको सभी विषयों की जानकारी दी गई है, सभी विषयों के बारे में पढ़ाया गया है, और जितने भी यूपीएससी ईपीएफओ से संबंधित जितना भी सिलेबस है उन सभी की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ के आप लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं अच्छे से। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं राष्ट्रीय इकोनॉमी की, यानी नेशनल इकोनॉमी के बारे में। ऐसे श्रम कानून बनाना जो मजदूर और देश दोनों की तरक्की के लिए आवश्यक हैं। मतलब अगर श्रम कानून अच्छे से होंगे तो मजदूर अपना अच्छे से कार्य करेंगे, और जब मजदूर अपना अच्छे से कार्य करेंगे तो वो जो भी प्रोडक्शन में अपनी भागीदारी करेंगे तो उस प्रोडक्शन से कहीं ना कहीं देश को फायदा होगा, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो इससे क्या है, कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे कि श्रमिकों को एहसास हो सके कि उनकी सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए, और जब उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया, उनको सुरक्षित कामगारों से उत्पादकता बढ़ती है। मतलब स्वस्थ और सुरक्षित कामगार यदि होंगे तो उससे क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, और जितनी ही उत्पादकता बढ़ेगी तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा? देश का आर्थिक विकास देखने को मिलेगा, देश की आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। तो इन चीजों का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय एकात्मकता के बारे में। दुनिया भर के जो भी मजदूर हैं इनके बीच में भाईचारा और एकता स्थापित रहे, जिससे कि क्या है, अभी आपको जब मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बताया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ाया था, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने आपको एक पॉइंट के बारे में समझाया था, एक डिफिनीशन बताई थी। किसके बारे में बताया था? स्ट्राइक के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था भाई? स्ट्राइक के बारे में बताया था, यानी हड़ताल के बारे में बताया था। तो मैंने हड़ताल के आपको कई प्रकार बताए थे। इस हड़ताल के प्रकारों में एक हड़ताल थी, कौन सी? सहानुभूति हड़ताल। एक हड़ताल कौन सी थी? सहानुभूति हड़ताल। तो इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया था कि सहानुभूति हड़ताल कौन सी होती है। सहानुभूति हड़ताल वो हड़ताल होती है जब किसी एक फैक्ट्री, देखिए मान लीजिए एक फैक्ट्री F1 और एक फैक्ट्री F2, ये दो फैक्ट्रियां हैं, और इस दो फैक्ट्री, इसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं, इसमें जो भी वर्कर हैं या मजदूर हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपनी मांगों को पूरा करने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। ये अपनी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं। इसका कोई संबंध नहीं, इसके जो भी वर्कर हैं इनका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? इस फैक्ट्री के जो वर्कर हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वो स्ट्राइक कर रहे हैं। वो स्ट्राइक किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ की वाली जो फैक्ट्री है उसके वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जब इन्हीं का साथ देने के लिए, इस फैक्ट्री के वर्कर का साथ देने के लिए, जब इस फैक्ट्री के एम्प्लॉय या वर्कर स्ट्राइक करेंगे तो इस प्रकार के स्ट्राइक को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की स्ट्राइक को हम सहानुभूति हड़ताल कहते हैं। और श्रम कानून भी इसी चीज के बारे में बताता है कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं या फिर जो भी श्रमिक हैं, उनके बीच में कैसा है?
उनके बीच में भाईचारा बना रहे, एकता स्थापित बनी रहे। तो ये सारी चीजें दर्शाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने जो भी पढ़ाया है, जो भी पढ़ा है, तो वो सब क्या है, वो सब आपका थ्योरी पार्ट है। उसका प्रैक्टिकल रूप आपको कहाँ पर देखने को मिला, उसका प्रैक्टिकल रूप आपको लेबर लॉ में देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। अब जब दुनिया भर में भाईचारे की स्थिति बनी रहेगी, एकता स्थापित रहेगी, तो वैश्विक स्तर पर श्रमिकों का शोषण नहीं होगा और उन्हें आसानी से न्याय मिल सकेगा। वैश्विक स्तर पर क्या नहीं होगा, श्रमिकों का शोषण नहीं होगा, और जब श्रमिकों का शोषण नहीं होगा तो उनको न्याय भी मिलेगा, उनको सामाजिक न्याय मिल सकेगा, हर प्रकार का न्याय मिलेगा। अब हम बात करते हैं आधुनिक श्रम कानून के सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए, आधुनिक श्रम कानून के सिद्धांत हैं, जो 8 प्रमुख सिद्धांत हैं, उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। कौन कौन से 8 प्रमुख सिद्धांत हैं आधुनिक श्रम कानून के अंतर्गत जो आते हैं, उनके बारे में डिटेल से समझिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, स्टेटमेंट में पूछ दिया जाएगा। तो देखिए, 8 श्रमिक सिद्धांत कौन कौन से। पहला सिद्धांत है संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि जितने भी मजदूर हैं, जितने भी श्रमिक हैं, इन पर हो रहे शोषण को रोकना। मतलब जो भी श्रमिक हैं, उन पर जो भी शोषण हो रहे हैं, इन शोषण को रोकने के लिए ये सिद्धांत अपनाया गया था, जिसे हम संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे कि न्यूनतम मजदूरी हो गया, काम के घंटे हो गए, और ये सब चीजें तय करना। काम की अवधि क्या होनी चाहिए, एक सप्ताह में मजदूरों से कितना काम करवाना चाहिए, एक सप्ताह में कौन किस प्रकार की छुट्टी देनी चाहिए, महीने में कितनी छुट्टी देनी चाहिए, और एक दिन में कितना काम कराना चाहिए, ओवर टाइम अगर करा रहा है तो ओवर टाइम के लिए कितनी सैलरी देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, संरक्षण के सिद्धांत में आती हैं। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत के बारे में, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी श्रमिक हैं, उनको उनके साथ में एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। नियमन का सिद्धांत क्या कहता है, उद्योग और श्रम के बीच तालमेल के लिए नियम कानून आवश्यक हैं। उद्योग और श्रमिक के बीच में, उद्योग और श्रम के बीच में अगर तालमेल तभी बन पाएगा जब नियम और कानून होंगे, मतलब जब अधिनियम बनेंगे, सरकार के द्वारा बनाए जाएं या वो श्रमिक संघ के द्वारा बनाए जाएं या नियोक्ताओं के द्वारा बनाए जाएं, अगर तभी तालमेल हो पाएगा जब नियम और कानून होंगे। नियम कानून के माध्यम से ही तो तालमेल हो पाएगा ना। इसके बाद में कल्याण का सिद्धांत। कल्याण का सिद्धांत क्या कहता है, मजदूर और उनके परिवार की भलाई के लिए सुविधाएं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, आवास सुविधाएं और बीमा की सुविधाएं, तो ये सभी प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, कल्याण का सिद्धांत। कल्याण के सिद्धांत में आप लोग क्या कह सकते हैं, कल्याण का सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जिसमें श्रमिक कल्याण या श्रमिक वेलफेयर के बारे में, लेबर वेलफेयर के बारे में बात की जाए। किसके बारे में बात की जाए, लेबर वेलफेयर के बारे में बात की जाए। तो उसमें हम क्या रखेंगे, उसको कल्याण के सिद्धांत में रखेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आवास हो या बीमा हो। इसके बाद में सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत। सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई श्रमिकों को कोई मुसीबत आन पड़ी है, कोई भी मुसीबत हो रही है, जैसे बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, और मजदूर या परिवार को, मजदूर को अगर मजदूर को मुसीबत आ रही है, दुर्घटना हो रही है, तो या फिर उसके परिवार को, जो भी उसके लिए उसके परिवार आश्रित परिवार हैं, उन परिवारों को कुछ ना कुछ कंपेसेशन दिया जाए या मुआवजा दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ आर्थिक सुरक्षा दी जाए, आर्थिक सुरक्षा दी जाए। इसके बाद में अगला देखिए क्या है, अगला सिद्धांत है निवारण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा है, अगला सिद्धांत आता है निवारण का सिद्धांत। भविष्य की समस्याओं को, जैसे कि हड़ताल हो गया, विवाद हो गया, इनको पहले से ही रोकना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे निवारण का सिद्धांत बोलते हैं। कि यदि श्रमिकों और नियोक्ता के बीच में कोई मतभेद होता है, तो मतभेद को रोकने के लिए, मतभेद का जब मतभेद बड़ा रूप धारण कर लेगा तब विवाद बन जाएगा, और जब विवाद होगा तो कहीं ना कहीं हड़ताल की स्थिति बन सकती है, काम बंदी की स्थिति बन सकती है, और कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है तालाबंदी की भी स्थिति देखी जा सकती है। तो इन विवाद को समय से पहले ही रोक लेना, विवाद बड़ा रूप धारण ना कर पाए, विवाद से होने वाली जो भी स्थितियां, जैसे हड़ताल हो गया, काम बंदी हो गया, तालाबंदी हो गया, इनको पहले से ही रोका जाना जरूरी है। तो उसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, निवारण का सिद्धांत बोलते हैं, कि भविष्य की समस्याओं को पहले से ही रोकना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये निवारण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है।
अगला देखिए 7वें नंबर का सिद्धांत कौन सा है? आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? उत्पादकता बढ़ाकर उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। जब श्रमिकों का कल्याण होगा, श्रमिक स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो इससे क्या होगा? उत्पादकता बढ़ेगी, और जब उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादकता बढ़ने से श्रमिकों को भी फायदा होगा, मालिकों को फायदा होगा, और इनके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देश की आर्थिक वृद्धि होगी। देश की कैसी वृद्धि होगी? आर्थिक वृद्धि होगी, क्योंकि अगर उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ने से क्या है? प्रोडक्ट जो होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी से क्या होता है? कहीं ना कहीं सरकार के पास उसका टैक्स जाएगा, सरकार के पास टैक्स जाएगा, तो इससे क्या है? देश की आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। तो आर्थिक विकास का सिद्धांत यही कहता है कि उत्पादकता बढ़ाने के बारे में बात करता है। अंतरराष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत आईएलओ के नियमों और समझौतों का पालन करता है। अंतरराष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत है, जो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन हुआ था 29 अक्टूबर 1919 को। इसका सम्मेलन कब होता है? 29 अक्टूबर 1919 को इसका सम्मेलन होता है, जिसमें मुख्यतः 6 विषयों पर चर्चा की गई थी। किन विषयों पर चर्चा की गई थी? मुख्यतः 6 विषयों पर चर्चा की गई थी। उसी में क्या है? उस समझौते के दौरान, उस सम्मेलन में समझौते के दौरान जो भी नियम और कानून बनाए गए थे, उनका पालन करना ही अंतरराष्ट्रीय दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अंतरराष्ट्रीय जो आईएलओ है, आईएलओ की स्थापना कब होती है? 1919 में इसकी स्थापना होती है। वर्साय की संधि के तहत इसकी स्थापना की जाती है। किसकी, कौन सी संधि? वर्साय की संधि के तहत इसकी स्थापना की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में, वो कहां पर है? जिनेवा में है। 1945 से ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी बन जाती है। किसकी बन जाती है? यूनाइटेड नेशन की। भारत जो है आईएलओ का संस्थापक राष्ट्र है, संस्थापक सदस्य है। मतलब जब स्थापना होती है आईएलओ की, तब से भारत इसका सदस्य है। 1922 में भारत जो है वो परमानेंट मेंबर बन जाता है, यानी स्थायी सदस्य बन जाता है 1922 में। 1927 में आईएलओ का पहला कार्यालय नई दिल्ली में भारत में स्थापित किया जाता है, 1927 ईस्वी में। तो ये सारी डेट भी आपको याद रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं श्रम कानूनों के वर्गीकरण के बारे में। आखिर श्रम कानूनों को किन किन भागों में विभाजित किया गया है, कैसे कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय श्रम कानूनों को उनकी प्रकृति और उनके उद्देश्य के आधार पर, किस किस आधार पर? उनकी प्रकृति के आधार पर, उनके उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, जैसे कि औद्योगिक संबंध संबंधित, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो ये दो महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो किसमें आ जाते हैं? औद्योगिक संबंध संबंधी आ जाते हैं। और इन दोनों के बारे में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन के लेक्चर में डिटेल से चर्चा की है। यदि आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस लेक्चर की लिंक दे दी जाएगी, और आई बटन पर भी आपको लिंक दे दी जाएगी, तो कहीं से भी आप लोग ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। जैसे ही हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी के तीनों लेक्चर कवर हो जाएंगे, तो हम इनको एक कंबाइंड लेक्चर में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें एक जगह पर एक ही लेक्चर के दौरान मिल जाए। अब देखिए, बात करते हैं, दूसरा वर्गीकरण है मजदूरी संबंधित वर्गीकरण। मजदूरी संबंधित वर्गीकरण में देखिए क्या बात की गई है? मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के बारे में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में, बोनस संदाय अधिनियम 1965 के बारे में बात की गई है। कार्य के घंटे और सेवा शर्तों से संबंधित कौन कौन से अधिनियम आते हैं? कारखाना अधिनियम 1948। पहला कारखाना अधिनियम कब आता है? पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आता है। आजादी के बाद में पहले कारखाना जो अधिनियम 1948 है, इसमें आजादी के बाद में 1881 वाले में ही संशोधन किया जाता है। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में, और कारखाना अधिनियम 1948 किसके अंतर्गत आता है? कार्य के घंटे और सेवा शर्तों के अंतर्गत आता है। खान अधिनियम 1952 में, बागान श्रमिक अधिनियम 1951 में। जितने भी मैं आपको अधिनियम बता रहा हूं, ये सारे अधिनियम आपको पढ़ने होंगे सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉ के अंतर्गत। महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण को लेकर कौन कौन से अधिनियम है? मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961,
1961 में जो मातृत्व हितलाभ अधिनियम है 1961 में आता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आता है। इसमें क्या है, इसमें मैटरनिटी लीव के बारे में बात की गई है, और इसमें चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों को समान, अगर उन्होंने समान कार्य किया है तो समान कार्य के लिए एक समान ही वेतन दिया जाना चाहिए। तो इस वाले अधिनियम में इसके बारे में चर्चा की गई थी। 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम आता है। इसके बाद में निर्धन और वंचित वर्गों के लिए अधिनियम है। वो कौन कौन से अधिनियम है? बंधुआ श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। तो ये जो दो अधिनियम है वो निर्धन और वंचित वर्गों के लिए आते हैं। इसके बाद में अगला वर्गीकरण है, लास्ट वर्गीकरण है, जो कि हमारा सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिनियम। सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिनियम में देखिए, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मकार राज्य बीमा अधिनियम 1948, उपदान संदाय अधिनियम 1972 और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952। और आप तैयारी भी इसी की कर रहे हैं, ईपीएफओ की। तो इसके लिए जो एक्ट आया था वो कब आया था? 1952 में आया था। अब देखिए, जो भी हमारे कुछ प्रमुख अधिनियम हैं लेबर लॉ से संबंधित, श्रम कल्याण से संबंधित, श्रम कानून से संबंधित, उनके बारे में हम आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिनियम है, उनको हम जब सामाजिक सुरक्षा आपको पढ़ाएंगे, सोशल सिक्योरिटी पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। जितने भी अधिनियम है उन सभी के बारे में डिटेल से बताएंगे। और एक लेक्चर हम कोशिश करेंगे आपको, आपके लिए एक ऐसा लेक्चर लाया जाए जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन से स्टार्ट करके इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, तीनों को एक साथ कंबाइंड करके आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी जाए। क्योंकि जब वहां पर हम एक साथ पढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जब भी हमारा लेक्चर एक साथ रहेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन का, लेबर लॉ का और सोशल सिक्योरिटी का, तो इन तीनों का जब लेक्चर कंबाइंड रहेगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम जो चीजें पढ़ेंगे उनको लेबर लॉ में नहीं रखेंगे और सोशल सिक्योरिटी में भी नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो दो पार्ट में इसको पढ़ लेंगे। एक तो थ्योरी पार्ट हो जाएगा हमारा, जिसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरी देखेंगे और सोशल सिक्योरिटी की थ्योरी देखेंगे, और लेबर लॉ से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उनको हम रखेंगे। इसके बाद में हम दूसरे पार्ट में पढ़ लेंगे एक्ट। जितने भी हमारे पुराने अधिनियम है और जो नए अधिनियम है, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट में हमारा थ्योरी रहेगा, दूसरे पार्ट में हमारे जितने भी अधिनियम है वो रहेंगे, जिसमें हम तीनों विषयों के, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, तीनों विषयों को कंबाइन करके एक साथ में एक क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अधिनियम की, जो कि आजादी से पहले का अधिनियम है। 1923 में आया था कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम। यदि किसी भी कर्मचारी को काम के समय में या फिर वो उद्योग के समय में, उद्योग में काम कर रहा है उसके समय में यदि उसको कोई क्षति पहुंचती है, उसको कोई दुर्घटना होती है या कोई ऐसी स्थिति आती है जिससे उद्योग में कोई ना कोई नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कुछ ना कुछ कंपेसेशन दिया जाना चाहिए, कुछ क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए दुर्घटना की स्थिति में और भी अन्य स्थितियों में। तो उस अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आजादी से पहले आया था, 1923 में आया था। उद्देश्य इसका क्या है? काम के दौरान किसी श्रमिक को दुर्घटना में चोट लगने या अपंगता होने, अपंगता का मतलब क्या, अपाहिज होने की स्थिति पर उसके परिवार को कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो उस अधिनियम का इसका उद्देश्य है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम का मतलब उसको क्या मिलना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, जो भी उसको क्षति हुई है उसकी पूर्ति मिलनी चाहिए। अपंगता के प्रकार के बारे में बताया गया है। अब देखिए, 4 प्रकार की अपंगता बताई गई है। या तो अस्थायी आंशिक अपंगता हो सकती है, मतलब आंशिक अपंगता, अस्थायी आंशिक अपंगता का मतलब क्या है कि ऐसी कोई स्थिति जैसे कि हाथ में चोट लग जाए या फिर कुछ भी हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो अस्थायी आंशिक अपंगता होती है। मतलब वो अस्थायी है, एक समय के बाद में सही हो जाएगी, भले उसमें 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं या 1 महीना लग सकता है, लेकिन वो कैसी है, अस्थायी है। और एक होता है स्थायी, और उसमें भी कैसा है, आंशिक। आंशिक मतलब स्थायी है, जैसे कि अगर हाथ कट जाए तो वो कैसी है, स्थायी है। अगर हाथ कट गया तो उसमें दोबारा तो वो नहीं होगा, उग तो नहीं जाएगा, जैसे पेड़ उग जाता है ऐसे तो हाथ नहीं आएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, स्थायी आंशिक अपंगता हो जाएगी। या हाथ की उंगली कट जाना, तो ये सब कैसी है, आंशिक अपंगता है। अस्थायी पूर्ण अपंगता, ऐसी अपंगता अस्थायी है लेकिन कैसी है, पूर्ण अपंगता है, पूरी तरीके से अपंग हो चुका है, लेकिन वो कैसी है, अस्थायी है। स्थायी पूर्ण अपंगता, कुछ ऐसी भी अपंगताएं होती हैं, जैसे काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हाथ से किए जाते हैं, शारीरिक बल से किए जाते हैं, या फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि अगर कोई भी श्रमिक के साथ में दुर्घटना होती है और दुर्घटना की स्थिति में वो स्थायी रूप से पूर्ण अपंग हो जाता है, जैसे कि मान लो लकवा मारे जाए या फिर कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे,
अस्थायी पूर्ण अपंगता में रखा जाता है। अब इसमें देखिए मुआवजे की राशि क्या क्या डिसाइड की गई है। मुआवजे की राशि, अगर किसी भी श्रमिक की मृत्यु होती है तो उस श्रमिक की मृत्यु के दौरान में क्या मिलेगा, अगर उसकी मृत्यु का, ये चीज याद रखिएगा, श्रमिक की मृत्यु कहां पर हो, उद्योग में, जिस उद्योग में वो कार्य कर रहा है उसी उद्योग संस्थान में उसकी यदि मृत्यु होती है, कार्य के दौरान उसकी मृत्यु होती है, तो उसका जो भी मासिक वेतन है उस मासिक वेतन में संगत कारक, जो भी जिस कारणों की वजह से मृत्यु हुई है उस कारण को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब उसकी जो भी क्षति होगी उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, और साथ ही साथ में उसका 50%, यानी हम कह सकते हैं न्यूनतम 1,20,000 रुपए तो मृत्यु पर उसको मिलेगा ही मिलेगा। मृत्यु होती है मतलब मिनिमम इतना मिलेगा, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। स्थायी पूर्ण अपंगता के दौरान में क्या होता है, मासिक वेतन, संगत कारक और 60% निकाला जाता है, न्यूनतम 1,40,000 मिलता है। अंत्येष्टि खर्च पर न्यूनतम 5,000 रुपए मिलता है। न्यूनतम कितना मिलेगा, 5,000 रुपए उसके अंत्येष्टि खर्च पर, जो अंतिम संस्कार, यदि मृत्यु के समय में अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार के दौरान कितना रुपए मिलता है, 5,000 रुपए कंपनी को देना होगा। नियोक्ता की जिम्मेदारी क्या होती है, नियोक्ता की जिम्मेदारी ये है कि चोट या मृत्यु की सीधा संबंध काम से होने पर नियोक्ता मुआवजे देने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि चोट लग रही है किसी कर्मचारी को या उसकी मृत्यु हो रही है, अगर उसकी मृत्यु और चोट जो है उसका सीधा संबंध किससे है, उसके काम से है, जो भी वो श्रमिक कार्य कर रहा है उसके काम से है, तो उसके लिए उसका जो मुआवजा देगा उस मुआवजे के लिए कौन उत्तरदायी होगा, नियोक्ता उत्तरदायी होगा, नियोक्ता को वो मुआवजा देना होगा। इसके बाद में दूसरा अधिनियम देखते हैं, इसको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा है, जब हम एक बड़ा लेक्चर लेंगे जिसमें हम कंप्लीट अधिनियम, जितने भी अधिनियम है उन सभी अधिनियमों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। दूसरा दूसरा अधिनियम कौन सा है, श्रम संघ अधिनियम 1926। इसका देखिए उद्देश्य क्या है श्रम संघ अधिनियम का, इसका उद्देश्य है श्रमिकों को कानूनी रूप से अपना संगठन यानी ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार देना। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार से उद्योगों में उतार चढ़ाव आया, उद्योगों की संख्या बढ़ी, उद्योग की संख्या बढ़ने के तत्पश्चात क्या होता है, उसमें जो श्रमिक हैं उनकी भी संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब श्रमिकों की संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो अधिक जो श्रमिक अपनी मांगों को एक साथ रखने के लिए एक साथ रखते हैं, और जब एक साथ रखते हैं तो मालिक उन सभी लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर पाता है, जब एक साथ सुन भी नहीं पाता, पूरा करने की तो बात ही अलग है। तो उन सबको रोकने के लिए कि उन वे अपनी मांगों को एक साथ ना रखें बल्कि एक समूह के माध्यम से, एक संघ के माध्यम से अपनी मांगों को रखें, तो उसके लिए ट्रेड यूनियन का निर्माण किया गया, एक श्रम संघ का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, श्रम संघ का निर्माण किया गया, जिसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं, ट्रेड यूनियन कहते हैं। और ये ट्रेड यूनियन से संबंधित जो एक्ट है वो कौन सा है, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत ट्रेड यूनियन या श्रम संघ का निर्माण किया गया था। अब ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने के लिए कम से कम 7 सदस्य मिलकर क्या है, आवेदन कर सकते हैं। इसका पंजीकृत होने के लिए श्रम संघ में कम से कम 10% या 100 श्रमिक, जो भी कम हो, या तो 10% हो या 100 श्रमिक, जो भी कम होगा उतने सदस्य होने चाहिए, तभी क्या है श्रम संघ पंजीकृत हो सकता है। श्रम संघ बन तो जाएगा 7 सदस्यों में, 7 सदस्यों में बन जाएगा, लेकिन पंजीकृत कब होगा, पंजीकृत के लिए कितने चाहिए, पंजीकृत के लिए कम से कम 10% चाहिए या फिर 100 चाहिए, 100 सदस्य चाहिए। जो भी 10% अगर कम हो रहा है या 100 सदस्य, दोनों में से जो भी कम है उतने सदस्य चाहिए, तो ट्रेड यूनियन क्या हो जाएगी, पंजीकृत हो जाएगी। पंजीकृत ट्रेड यूनियन से फायदा क्या होता है, उनको कानूनी मान्यता मिल जाती है, और जिनको भी कानूनी मान्यता मिल जाती है तो अगर वो कोई भी उद्देश्य को लेकर आगे बात रखते हैं, श्रम न्यायालय में बात रखते हैं, तो उनकी बातें पहले सुनी जाती हैं। पंजीकरण रद्द होना, पंजीकरण रद्द कब हो सकता है ट्रेड यूनियन का, जब गलत डॉक्यूमेंट, रॉन्ग डॉक्यूमेंट दिए जाए, कानून का पालन ना किया जाए, या न्यूनतम सदस्य संख्या पूरी ना हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा। जो ट्रेड यूनियन का पंजीकरण हुआ है उसको रद्द कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन को खारिज कर दिया जाएगा।
मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के बारे में। देखिए कोई भी श्रमिक है अगर वो मजदूरी कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ उसका भुगतान भी मिलना चाहिए। तो उस भुगतान के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम रखा गया मजदूरी भुगतान अधिनियम। और ये कब आता है? 1936 में आता है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में आता है। इसका उद्देश्य क्या था? श्रमिकों को समय पर और बिना अनुचित कटौती के सही मजदूरी दी जाए। मतलब श्रमिकों को समय से मजदूरी दी जाए और बिना अनुचित कटौती, मतलब एक बेकार तरीके की कटौती ना करके। जैसे कई जगह ऐसा होता है कि विभिन्न प्रकार की कटौतियों का नाम देकर कटौती कर लिया, मतलब विभिन्न नाम दे दिए जाते हैं और कटौती कर ली जाती है, तो वो अनुचित कटौतियों के अंतर्गत आता है। तो अनुचित कटौती ना की जाए। कटौती में कुछ शामिल है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कटौती में जैसे कि मान लो बीमा, अगर कोई भी श्रमिक है उसका अगर बीमा चल रहा है, नियोक्ता के द्वारा बीमा कराया गया है और नियोक्ता भी अपने उससे हिस्सेदारी दे रहा है, तो वो क्या है? वो कटौती के अंतर्गत नहीं आएगा, वो अनुचित कटौती के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि कटौती तो वो भी है लेकिन वो अनुचित कटौती नहीं होगी। मतलब डिडक्शन वो होगा लेकिन अनुचित नहीं होगा। इसके बाद में इसके मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। मजदूरी अवधि 1 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब मजदूरी की जो अवधि है वो कितनी होनी चाहिए? 1 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम करा लिया 1.5 महीने और मजदूरी दी गई 1 महीने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मजदूरी अवधि जो है वो 1 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। भुगतान अवधि का जो अवधि समाप्त होने के 7 या 10 दिनों के भीतर में होना चाहिए। भुगतान जो है वो जब भी अवधि समाप्त हुई है, जैसे मान लो कि अगर 15 तारीख से किसी ने काम करना स्टार्ट किया, 15 अक्टूबर से किसी ने काम करना स्टार्ट किया, तो उसका जो अवधि है वो कब तक होगी? 15 नवंबर तक होगी। कब तक होगी? 15 नवंबर तक। तो उसको जो भुगतान है वो 22 से 25 के बीच में दिया जाना चाहिए। 22 से 25 नवंबर के बीच में दिया जाना चाहिए। मतलब 7 से 10 दिन हो सकते हैं मैक्सिमम, इसके अंदर ही उसको भुगतान मिल जाना चाहिए। इसके बाद में भुगतान केवल वैध मुद्रा में, वैध मुद्रा मतलब सिक्कों में या नोटों में या फिर डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अनु अनुमत कटौतियां जैसे कि जुर्माने हो गए, अनुपस्थिति में कटौती, नुकसान, दी गई सेवाएं या फिर अग्रिम भुगतान की वसूली के लिए कटौती की जा सकती है। मतलब यदि कोई जुर्माना लगाया गया किसी श्रमिक पर तो उसकी कटौती की जा सकती है। अगर वो अनुपस्थिति हो रहा है, अब्सेंट हो रहा है, काम पे नहीं जा रहा है, तो उसकी भी कटौती की जा सकती है। यदि उसके द्वारा कोई नुकसान किया गया है, नुकसान की भरपाई के लिए उसकी भी कटौती नियोक्ता कर सकता है। या फिर नियोक्ता ने कोई सेवा दी है और श्रमिक की मंजूरी से कोई सेवा दी गई है तो उसकी भी कटौती नियोक्ता कर सकता है। या फिर जो नियोक्ता के द्वारा पहले से ही भुगतान कर दिया गया है, अग्रिम भुगतान दे दिया, पहले से ही भुगतान कर दिया गया है, तो उस स्थिति में भी क्या है? कटौती की जा सकती है। तो ये जो कटौती है वो अनुचित कटौती के अंतर्गत नहीं आएगा। अब एक चीज और याद रखना, जो अनुचित अनुमत कटौती है यह कुल मजदूरी के 50% से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब 50% के अंदर ही कटौती की जा सकती है। अगर किसी का वेतन 10,000 है, किसी का वेतन 10,000 रुपए है, तो उसकी जो कटौतियां हैं वो केवल 5,000 के अंदर ही की जानी चाहिए। 5,000 से ज्यादा कटौती नहीं मानी जाएगी। अगर 5,000 से ज्यादा कटौती की जा रही है तो वो मान्य नहीं होगी। इसके बाद में अगला अधिनियम देखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अभी हमने कौन सा पढ़ा? बोनस भुगतान अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी क्या कहता है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये कहता है कि कोई भी कर्मचारी यदि कार्य कर रहा है तो उसको इतनी मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। मतलब किसी भी मजदूर को या श्रमिक को उसके जीवन निर्वाह करने योग्य उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। तो ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है। मजदूर क्या है? हर मजदूर के लिए न्यूनतम वेतन तय करना ताकि उसका शोषण ना हो सके और उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक आय मिल सके उसको। तो ये क्या है? ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? सरकार न्यूनतम मजदूरी दरें समय दर, पीस रेट या गारंटी समय दर के आधार पर तय कर सकती है। सरकार को हर 5 साल में मजदूरी दरों का पुनरीक्षण करना अनिवार्य होगा। मतलब हर 5 साल के अंदर मजदूरी दर देखनी होगी कि भाई मजदूरी दर में कोई अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसी प्रकार से मजदूरी को भी बढ़ाना होगा, मजदूरी दर को भी बढ़ाना होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने पर 6 महीने तक की जेल या 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है, किसी भी
व्यक्ति का, मजदूर का जीवन यापन अगर उसका 200 रुपए में हो रहा है, अगर उसको 200 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं मजदूरी के रूप में, 150 रुपए या 100 रुपए दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उस स्थिति में 6 महीने की जेल हो सकती है नियोक्ता को, या फिर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। इसके बाद में अगला अधिनियम कौन सा है, कारखाना अधिनियम 1948। अब देखिए, अभी तक हमने जो भी अधिनियम पढ़े थे वो कौन से थे, वो थे हमारे आजादी से पहले के अधिनियम। अब हम देखेंगे आजादी के बाद का अधिनियम, एक पहले देख चुके हैं, ये वाला है कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948, इसका उद्देश्य क्या है, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए मानक स्थापित करना, कि कारखाने में किस किस प्रकार से लोग कार्य कर रहे हैं, उनके लिए किस कौन कौन से मानक होने चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए कौन से मानक होने चाहिए, उनके स्वास्थ्य को देखने के लिए स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन से मानक होने चाहिए, उन सभी मानकों को स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम 1948 लाया गया था। और कारखाना अधिनियम 1881 का संशोधन रूप भी कहा जा सकता है इसको। आजादी के बाद में यह अधिनियम लाया गया था। प्रमुख प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किया गया है, हवा और तापमान का नियंत्रण, पीने का शुद्ध जल, शौचालय और थूकदान की व्यवस्था, सुरक्षा की गई खतरनाक मशीनों की घेरेबंदी, आग से सुरक्षा के उपाय, और 1000 से अधिक श्रमिक होने पर सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। जहां पर जिस संस्थान में 1000 से ज्यादा श्रमिक कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर सुरक्षा अधिकारी होगा, जो हर प्रकार की सुरक्षा की देखरेख करेगा, सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की देखरेख करेगा, सुरक्षा संबंधी नियमों की देखरेख करेगा। कल्याण की बात की गई, प्राथमिक उपचार बॉक्स, कैंटीन, जहां पर 250 से अधिक श्रमिक हैं वहां पर कैंटीन की व्यवस्था भी होगी। शिशु गृह, जहां पर 30 से ज्यादा महिलाएं श्रमिक कार्य कर रही हैं, तो वहां पर शिशु गृह की व्यवस्था होगी। और कल्याण अधिकारी, जहां पर 500 से ज्यादा श्रमिक कार्यरत हैं, वहां पर एक कल्याण अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। कार्य के घंटे, एक दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता है किसी भी कर्मचारी से, किसी भी मजदूर से। अगर इससे अधिक कार्य कराया जाता है तो उसकी गिनती किसमें की जाएगी, ओवर टाइम में की जाएगी। और यदि ओवर टाइम वो करता है तो ओवर टाइम का उसको सैलरी का 2 गुना रुपए मिलेगा। मतलब उसके सैलरी के हिसाब से जो भी घंटे का रुपए बन रहा होगा, और जितने घंटे भी उसने ओवर टाइम किया है, जैसे मान लो नॉर्मल सैलरी से यदि किसी भी मजदूर की सैलरी है, नॉर्मल सैलरी से उसका जो 1 घंटे का वेतन है वो कितना बन रहा है, 200 रुपए बन रहा है नॉर्मल सैलरी से। यदि वो 1 घंटे ओवर टाइम करता है, 1 घंटा क्या कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, तो इस ओवर टाइम के दौरान उसको 1 घंटे की जो सैलरी है वो 400 रुपए मिलेगी। कितनी मिलेगी, 400 रुपए मिलेगी। तो ओवर टाइम में कितनी सैलरी मिलेगी, मिलेगी 2 गुनी सैलरी मिलेगी। इसके बाद में अगला अधिनियम कौन सा है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। हालांकि इसके बारे में हमने इंश्योरेंस वाले लेक्चर में आपको डिटेल से बताया था, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के बारे में। यहाँ पर भी हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा है, इसके प्रावधान कौन कौन से, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो आपको पता ही होगा, उद्देश्य मैंने क्या बताया था, कर्मचारियों और उनके परिवार को बीमारी, चोट, मातृत्व और मृत्यु जैसी स्थितियों में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। कर्मचारी बीमा अधिनियम जो है वो कर्मचारियों को सुरक्षा देता है, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा देता है, चोट से संबंधित, मातृत्व और मृत्यु जैसी सुरक्षाएं प्रदान करता है, जिससे कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जा सके। अंशदान इसका क्या है, तो नियोक्ता द्वारा मजदूरी का 4.75% और कर्मचारी द्वारा 1.75% इसमें जो है वो क्या है, अंशदान है। मतलब इस बीमा की जो पॉलिसी होगी, इसमें जो प्रीमियम होगा, जब मैंने इंश्योरेंस के बारे में बताया था आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो बताया था कि एक होता है इंश्योरर, एक क्या होता है, बीमित व्यक्ति। एक होता है बीमित व्यक्ति जो बीमा करवाता है, बीमित व्यक्ति जो अपने लिए बीमा लेता है। एक होता है बीमा करता, जो बीमा करता है, बीमा करता। और एक होता है पॉलिसी, जो बीमा करता है तो उसके लिए एक पॉलिसी देता है, जिसे हम बॉन्ड भी कहते हैं, बॉन्ड। और एक क्या चीज होती है, एक होती है प्रीमियम। एक क्या होती है, प्रीमियम। प्रीमियम वह धनराशि होती है जो बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता को पे करता है, अपनी सुरक्षा के लिए पे करता है। अब इसमें जो प्रीमियम की जो धनराशि है, उसमें जो अंशदान होगा इस अधिनियम के तहत, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत, इसमें जो नियोक्ता होगा उसको मजदूरी का 4.75% देना होगा अंशदान, और कर्मचारी को 1.75% देना होगा। इसके बाद में इसका जो लाभ है वो क्या देखने को मिलता है, लाभ। लाभ देखिए,
बीमारी भत्ता, मातृत्व भत्ता, आसक्तता भत्ता, आश्रित भत्ता और चिकित्सा सुविधा और बेरोजगारी भत्ता देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला अधिनियम आता है बोनस भुगतान अधिनियम 1965। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत देखिए इसका उद्देश्य क्या है, कंपनियों के मुनाफे में कर्मचारियों को हिस्सेदारी, प्रॉफिट शेयरिंग देना। कर्मचारियों को प्रॉफिट शेयरिंग देना क्या कहलाता है, बोनस भुगतान अधिनियम कहलाता है। यदि कर्मचारियों का कोई प्रॉफिट हो रहा है, यानी नियोक्ता का यदि कोई प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट के अंतर्गत कर्मचारियों को भी कुछ ना कुछ शेयर देना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रॉफिट शेयरिंग कहलाएगा। पात्रता इसकी क्या है, 20 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों पर यह लागू होगा। 21,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन पाने वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। यानी जिन कर्मचारियों की जो वेतन है वो 21,000 रुपए है, तो उनको क्या है, उनको बोनस भुगतान अधिनियम 1965 का फायदा मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा इसका। इसके बाद में बोनस की राशि क्या हो सकती है, बोनस की राशि देखिए क्या हो सकती है, न्यूनतम बोनस वेतन का 8.33%, लाभ या हानि की स्थिति में भी, और अधिकतम बोनस वेतन का 20%। 8.33% चाहे लाभ हो या हानि हो, दोनों की स्थिति में 8.33% देना ही होगा। और अधिकतम बोनस कितना होगा, 20%, या फिर जितना भी लाभ हो रहा है उस प्रकार से बोनस देना होगा। इसके बाद में अगला देखिए, अगला नियम कौन सा है, उपदान संदाय अधिनियम। उपदान संदाय अधिनियम क्या है, 1972 में उपदान संदाय अधिनियम आया था, जिसे हम ग्रेच्युटी भी बोलते हैं। इसके बारे में भी हमने डिटेल से इंडस्ट्रियल रिलेशन के लेक्चर में चर्चा की थी। उपदान संदाय देखिए क्या होता था, पहले क्या होता था कि कुछ समय पहले जब उद्योग वगैरह होते थे, तो उद्योग में एक चीज देखने को मिलती थी, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही उद्योग में कार्यरत होता है, कार्य करता है, कोई मजदूर एक ही उद्योग में लंबे समय तक कार्य करता है, तो उसका नियोक्ता जो होता है उस उद्योग का, तो वो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है, या फिर कंपनी का अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देता था। अब धीरे धीरे ये स्थिति चलती रही। अब एक समय ऐसा आया कि जितने भी कर्मचारी थे वो अपना इसको अधिकार मानने लगे थे, मतलब ग्रेच्युटी को अपना अधिकार मानने लगे थे। और इसी अधिकार के चलते क्या होता है, ग्रेच्युटी को जब वो अपना अधिकार मानने लगे थे, तो बाद में वो श्रम न्यायालयों में जाने लगे, इसके प्रति केस भी करने लगे कि उनको ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखिए उद्देश्य इसका क्या होता है, लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त या नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त भुगतान प्रदान करना। यदि वो सेवानिवृत्त हो रहा है या नौकरी छोड़ रहा है, तो उसको एक मुश्त भुगतान दिया जाए, तो वो किसके अंतर्गत दिया जाता है, उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत दिया जाता है। पात्रता क्या है, 5 साल की निरंतर सेवा पूरी की हो उसने, मृत्यु या अपंगता की स्थिति में यह शर्त लागू नहीं होती है। अगर मृत्यु हो रही है या अपंगता हो रहा है तो उसमें यह शर्त लागू नहीं होगी, मतलब 5 साल की शर्त लागू नहीं होगी, बल्कि ग्रेच्युटी तो दी जाएगी, लेकिन ये 5 साल वाली, अगर मान लो 5 साल वो सेवा नहीं दे पाया है और 5 साल की सेवा से पहले ही उसकी मृत्यु हो जा रही है, या वो अपंग या अपाहिज हो जा रहा है, तो उस स्थिति में ये शर्त लागू नहीं होगी 5 साल वाली, और उसको क्या है, ग्रेच्युटी या उपदान संदाय अधिनियम लागू उस पर किया जाएगा। गणना इसकी कैसे की जाती है, तो जो भी उसका अंतिम मासिक वेतन होगा, मतलब जो भी अंतिम, जब भी वो नौकरी छोड़ रहा है या उसकी अपंगता की स्थिति आ रही है, तो उसका जो भी अंतिम मासिक वेतन होगा उसके में बटे 6 और गुणे 15 और गुणे सेवा के वर्षों की संख्या, उसने कितने वर्षों तक सेवा की है, तो उस संख्या से मल्टीप्लाई करके इसकी गणना की जाती है और रुपए निकाला जाता है और उसका ग्रेच्युटी दी जाती है। अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, 20 लाख रुपए उसकी अधिकतम सीमा हो सकती है, मतलब जो ग्रेच्युटी है वो 20 लाख तक दी जा सकती है, अधिकतम 20 लाख तक दी जा सकती है। आप लोगों ने अभी भी अगर कोर्स परचेज नहीं किया है हिंदी माध्यम का ईपीएफओ का कोर्स, तो इसको आप लोग जल्दी से परचेज कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, तो आप लोग जाकर इस कोर्स से पढ़ सकते हैं, डिटेल से अपना सिलेबस भी जल्दी से जल्दी पूरा करवा सकते हैं। अगला देखिए कौन सा है, अगला है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या कहता है, पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष कर्मचारी हो या महिला कर्मचारी हो, यदि उसने कार्य समान किया है तो उसको वेतन भी समान मिलना चाहिए। सुनिश्चित करना है कि भर्ती व पदोन्नति से लिंग आधारित भेदभाव को रोकना, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 पर भी आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में भी इसके बारे में चर्चा की गई है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में अगला देखिए कौन सा है, अगला अधिनियम है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमयन अधिनियम 1986। उद्देश्य इसका क्या है,
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर रोक लगाना। मतलब अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको खतरनाक जो भी व्यवसाय हैं उन पर रोक लगाई जा सके कि उनको वहां पर काम नहीं कराया जाए, या फिर उनके नियोजित करने पर रोक लगाई जा सके। किशोरों को, जैसे 14 से 18 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो कौन होते हैं, किशोर होते हैं, इनके काम के लिए शर्तों को विनियमित करना। 2016 में इसमें संशोधन किया गया था और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी रोजगार में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें क्या था, 1986 में क्या बात थी, 1986 में था कि उनको खतरनाक व्यवसाय में ही नियोजित करने से रोक लगाई गई थी। लेकिन जब 2016 में इसमें संशोधन कर दिया गया था तो उसमें कहा गया कि अब चाहे 14 वर्ष का कोई भी बच्चा हो, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा हो, तो उसको किसी भी व्यवसाय में नियोजित नहीं किया जा सकता है। उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको पढ़ने का अधिकार है, उसको कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए फ्री एजुकेशन की भी बात की गई थी। इसके बाद में अगला अधिनियम आता है महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। उद्देश्य इसका क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना। प्रमुख प्रावधान, प्रत्येक कार्यस्थल पर 10 से ज्यादा जहां कर्मचारी हैं वहां पर एक आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए, यानी इंटरनल कमेटी होनी चाहिए। इसका गठन अनिवार्य कर दिया गया है। शिकायत घटना के 3 महीने के भीतर ही दर्ज की जानी चाहिए, या फिर अगर एक लंबे समय तक, जैसे कि मान लो पहले कोई एक शिकायत हुई है किसी भी डेट को, फिर दूसरी शिकायत मतलब किसी दूसरी घटना होती है, कार्यस्थल पर कोई ऐसी घटना होती है, यौन उत्पीड़न संबंधित घटना होती है, तो जो अंतिम घटना है, अंतिम घटना कंसीडर की जाएगी। कौन सी घटना की जाएगी, अंतिम घटना कंसीडर की जाएगी। और अंतिम घटना के 3 महीने के भीतर ही क्या करनी चाहिए, शिकायत दर्ज होनी चाहिए। तो इस स्थिति में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में इस स्थिति के बारे में बताया गया है। नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करे। नियोक्ता का भी तो कर्तव्य बनता है कि वो सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करे, जिससे कि ऐसी स्थिति आ ही ना, महिलाओं के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न ना किया जाए। अब देखिए जितने भी हमारे बचे हुए कुछ वो हैं अधिनियम है, इनको हम सोशल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, सोशल सिक्योरिटी में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रमुख श्रम संगठनों के बारे में, जिसमें पहला श्रम संगठन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1919 में वर्साई की संधि के तहत इसकी स्थापना होती है। 1946 में इसे संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बना दिया जाता है। मुख्यालय इसका कहां पर स्थित है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। संरचना इसकी त्रिपक्षीय है, सरकार, नियोक्ता और श्रमिक इसमें शामिल होते हैं। मुख्य अंग कौन कौन से हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, शासी निकाय, अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय इसके मुख्य अंग हैं। भारत पर प्रभाव, भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है और आईएलओ के प्रभाव से भारत में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा कानून जैसे कई महत्वपूर्ण विधान भी देखने को मिले हैं। भारत में श्रम संगठन के बारे में बात करें तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसे क्या किया जाता है, संबंधित नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय माना जाता है। मतलब एक जिम्मेदार मंत्रालय माना जाता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, और जो किसके अंतर्गत आता है, श्रम संगठन एक डिपार्टमेंट है, वह ये कार्य करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित नीतियां बनाने में, श्रम से संबंधित नीतियां बनाने में और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय कौन सा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चिकित्सा और नकद लाभ प्रदान करता है। इसके बाद में मुख्य श्रम आयुक्त, जिसे हम सीएलसी बोलते हैं, ये क्या कार्य करता है, केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए और श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, मुख्य श्रम आयुक्त सीएलसी। राष्ट्रीय श्रम आयोग श्रम कानूनों की समीक्षा और सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसे गठित किया गया था। पहला आयोग कब गठित किया गया था, 1966 में गठित किया गया था। जस्टिस गजेंद्र गडकरकर इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे और दूसरा 1999 में इसके अध्यक्ष रविंद्र वर्मा बनाए गए थे। तो दूसरा कब, पहला कब किया गया था, 1996 में, दूसरा किया गया था 1999 में। पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग 1966, दूसरा 1999। श्रम सुधार और नई श्रम संहिताएं, तो देखिए कई प्रकार के श्रम सुधार हुए थे। भारत सरकार ने
29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें 4 संहिताओं में समेकित किया है। कौन कौन सी 4 संहिताएं थी? एक तो थी मजदूरी संहिता, जिसे 2019 में किया गया था। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी होगी, 2019 के बाद में 2020 में इसमें कई संशोधन किए गए थे, तो उनको भी आपको देखना होगा। 2019 में मजदूरी संहिता 2019 में समेकित कानून कौन कौन से हैं? मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये जितने भी अधिनियम है, श्रम कानून है, इनको एक श्रम कानून में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसे मजदूरी संहिता 2019 के रूप में बदला गया था। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान है। पूरे देश के लिए एक समान फ्लोर बेस्ड न्यूनतम मजदूरी का आधार का प्रावधान किया गया। सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमिकरण किया गया। लिंग के आधार पर मजदूरी में भेदभाव को निषेध किया गया। इसके बाद में औद्योगिक संबंध संहिता, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके पहले से ही। सामाजिक सुरक्षा संहिता के बारे में हम सोशल सिक्योरिटी वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये आपका एक तरीके से लेक्चर नंबर, या फिर हम कह सकते हैं लेबर लॉ का पार्ट नंबर 1 है। अभी जब हम आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एक साथ जब कवर कराएंगे, तब आपको डिटेल से सारी चीजें बताते हुए चलेंगे। मतलब कोई भी बिंदु आपका नहीं छूटेगा। हर एक अधिनियम के बारे में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी धाराएं हैं, सेक्शन है, उन सभी के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। ये जो हमारा लेक्चर है आज का, ये बस आपको इतना समझाने के लिए कि आपको लेबर लॉ में आखिर क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी, क्या क्या इंट्रोडक्शन है, वो सभी चीजें आपको इस लेक्चर के अंतर्गत बताई गई थी। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको सोशल सिक्योरिटी से पहले भी कोई अन्य लेक्चर चाहिए या कोई अन्य सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी सब्जेक्ट का लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।